गुड मॉर्निंग राजा और रानी बेटी स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेट का अगला पार्ट 2। और जैसे कि मैंने पहले ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो सेट को हम पढ़ेंगे वो 4 पार्ट्स में पढ़ने वाले थे। तो पहला वाला जो पार्ट था डेफिनेशन एंड डिस्क्रिप्शन वो ऑलरेडी कंप्लीट है और उसके क्वेश्चंस आपने कंप्लीट कर लिए होंगे ऐसा मुझे लगता है। ज़्यादा दिक्कत आई नहीं होगी क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत आसान था। अब जो स्टूडेंट्स हम करने वाले हैं वो पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हमारे पास बड़ा लिमिटेड है क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, टाइप्स ऑफ सेट पढ़ते हैं और उस टाइप्स ऑफ सेट के ऊपर कुछ एग्जांपल और कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। अब एज ए टीचर मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि तो नए आप आए हो 10th से पास करके। हाँ, अभी तो टाइम चल रहा होगा, फिर से सर टेंशन हो गई, स्कूल वालों ने बोला सर कि हम ही देंगे नंबर्स टाइप से। ठीक है, आप लोगों ने मेहनत किया तो सब अच्छा होगा। पेशेंस रखो, धैर्य रखो, आगे पढ़ाई करते जाओ, सब सही होता है। ठीक है ना, घबराने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, तो अब मैं ये कह रहा था कि अब नए आप 11th में आए हो, अच्छा खासा एनर्जी लेवल इंक्रीज हो रखा हो सर, हम तो पढ़ेंगे, मैथ पढ़ेंगे। सही है, पेशेंस रखो, धैर्य रखना सही है। 11th में आए हो, चीज़ों को लेकर के नए स्मार्टफोन आए हैं सर, ऐसा थोड़ी है। 2 GB 3 GB तो डाटा मिलता है सर। हाँ, तो ज़रूरी भी है चीज़ों को, है सही है, एंजॉय करो। हाँ, तब तक कि पढ़ाई को नुकसान ना हो, समझ रहे हो ना बात। हाँ, मेरी थोड़ा सा थम के राजा रानी बिटिया स्टूडेंट्स, ठीक है ना, सारी चीज़ें आगे भी मिलनी हैं, थोड़ा धैर्य रखो। तो आगे स्टार्ट करते हैं हम। और वो टाइप बोले तो पार्ट 2 है ये सेट का। और पार्ट 2 में जब हम पढ़ेंगे तो पार्ट 2 में हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स टाइप ऑफ अ सेट, टाइप्स ऑफ सेट्स। आसान है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट आपको पड़ेगा नहीं, प्रॉमिस रहा हमारा। पढ़ा हम रहे, जेडी सर पढ़ा रहे हैं, कहे को तकलीफ है यार, सुन समझो तो हमारी बातें। हाँ, देखिएगा, बस धैर्य से सुनना करो, पेशेंस रखा करो, जल्दबाजी ना किया करो। और कामों में बड़ा जल्दबाजी करते हो तो धैर्य रखा करो इन सब चीज़ों में। ठीक है, तो पहला हम टाइप अगर फर्स्ट की बात करेंगे तो वो होगा स्टूडेंट्स हमारे पास एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेट को आप बोल देते हो नल सेट, और इसी नल सेट को स्टूडेंट्स हम बोल देते हैं वाइड सेट। क्या बोल देते हैं स्टूडेंट्स? वाइड सेट। तो हमारे पास 3 नेम हैं इसके। सेट को हम ऑलरेडी जान चुके हैं प्रीवियस वीडियो में कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। तो मतलब ये हो गया कि सर जब हम एम्प्टी सेट की बात करेंगे तो सेट के आगे का ही पार्ट है बिल्कुल, मतलब ये ऑलरेडी सेट है बिल्कुल। सेट के हो जाने के बाद उसकी प्रॉपर्टी चेक कर रहे हो कि उस प्रॉपर्टी में किस तरह का है, तभी तो हम टाइप्स बोल रहे हैं। देख करके ऑब्जर्व कर लो ना, ये किस टाइप का इंसान है। तो अब जरा देखिएगा ध्यान से कि इसकी डिफिनीशन क्या बनी। अ सेट which contains no elements within itself is called empty set, null set, वाइड सेट। चेक कर लो कितनी सिंपल डेफिनेशन बोला। एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो स्टूडेंट्स, वो क्या कहलाएगा आपके पास? एम्प्टी सेट कहलाएगा, नल सेट कहलाएगा, वाइड सेट कहलाएगा। समझ में आई नहीं बात, समझा रहे हैं आपको। इसका जो नोटेशन होता है स्टूडेंट्स, ये आप करते हो रोस्टर फॉर्म में कुछ ऐसा 5, और ये आपके पास आपने देखा था कि मैंने बताया था कि सेट को हमेशा करली ब्रैकेट में लिखते हैं, जो भी एलिमेंट्स होते हैं इसके बिगिनिंग में वो स्मॉल पे कॉमा के साथ। जरा देख करके बताओ इसमें कौन एलिमेंट दिख रहा है? सर हमको तो दिख रहा है, आपको है नहीं दिख रहा है। क्या दिख रहा है बताओगे? कुछ नहीं दिख रहा है। और जब भी कोई एक ऐसा करली ब्रैकेट हो जिसमें कौन एलिमेंट ना हो, दैट इज कॉल्ड अ एम्प्टी सेट। तो ये क्या कहलाएगा? एम्प्टी सेट। अगर एग्जाम्पल की बात करूँ, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हम एक साथ करेंगे, बट अभी एग्जाम्पल में अगर मैं आपसे बात बोलूँ, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स बोले जा सकते हैं। आप ज़रा समझो कि आप किसी बॉयज़ स्कूल पे जाओ जिसमें बॉयज़ ही बॉयज़ हो। क्लासरूम में आप पहुँचो, बोलो कि सेलेक्ट एनी 5 गर्ल्स। आप वो कलेक्शन जो कर रहे हो 5 गर्ल्स का एज आ ऑब्जेक्ट, एज आ एलिमेंट, तो ज़रा बताओ क्या वहाँ पर उस बॉयज़ क्लासरूम में क्या आप गर्ल्स का जो कलेक्शन करने गए हो, क्या आप वो कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, बिकॉज आप जो ग्रुप है उसमें से बॉयज़ हैं जो सेलेक्ट करने गए हो गर्ल्स हैं। और दोनों में अगर देखें तो हम किस थॉट से जा रहे हैं? टू सेलेक्ट अ गर्ल्स। और जब गर्ल्स का सिलेक्शन करने आप जा रहे हो, टोटल बॉयज़ हैं, तो बॉयज़ को थोड़ी कपड़ा पहना के बोल दोगे सर,
सेलेक्ट कर लेते हैं 5। ऐसा थोड़ी होता है सेट में। तो हम समझे इस बात को कि जब कभी भी आपके पास ऐसा सेट आएगा जिसमें कोई एलिमेंट्स नहीं होंगे, वो क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स? वो कहलाएगा आपके पास नल सेट, एम्प्टी सेट और वाइड सेट। मैं आपको एग्जांपल और देता हूँ। जैसे सपोज करो मैंने x लिख दिया सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और बाउंडेशन दे दिया मैंने कि वह x बिलोंग्स टू 1 and 2। मुझे बता दो इस धरती में ऐसा कौन सा x है जो नेचुरल नंबर हो और 1 और 2 के बीच में बिलोंग कर हो? कोई ना है। तो अगर इसमें लिख देंगे तो कौन सा बन जाएगा? ये एम्प्टी सेट, ये सेट ए है। तो सेट पर कैसा हो गया? ये एम्प्टी सेट हो गया। समझदार हो आप, समझ गए कि ऐसे क्या करेंगे। अगर मैं एग्जांपल सेकंड आपसे बोलूं कि बी आपके पास ऐसे दे रखा है कि x सच दैट x इज़ अ इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। अब जरा बताओ, एक लौता तो 2 होता है इवन और प्राइम नंबर। आप कह रहे हो कि 2 से बड़ा जो इवन प्राइम नंबर हो वो कोई नहीं होता। 2 से बड़ा जो इवन नंबर होगा वो कंपोजिट नंबर होगा, प्राइम नंबर नहीं होगा। तो इसमें भी क्या आ जाएगा? कोई सेट नहीं। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं। ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म है, ये आपका रोस्टर फॉर्म है। रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन ऐसा करते हैं। तो ये देखिए हो गया फिनिश, एम्प्टी सेट। हंसते खेलते कूदते हो गया। तो डरते नहीं हैं, ये चीज़ें जो हैं आपके पास ना बड़े स्मूथली जाती हैं सेट पे, और चीज़ों को रिलेट करता है आपकी डेली लाइफ से, सोसाइटी से। आप ज़रा सोचो ना कि जिस घर पे रह रहे हो वो घर अगर आपके पास ऐसी जगह पर बिलोंग करता है जिसका नाम हो ऐसा कि आपका कसाई रोड ले लो, आप कसाई रोड पे बोलो और वहाँ से आप बोलो कि मुझे जो कलेक्शन करना है वो शंकर बाज़ार का करना है। अब ज़रा सोचो खुद, रह किस में रहे हो आप? कसाई रोड पे। सिलेक्शन कहाँ के हाउसिंग करने के जा रहे हो? शंकर बाज़ार के। तो कैसा हो जाएगा? इनमें अपोजिट हो जाएगा। कोई हाउस आएगा ही नहीं उस सेट पे, क्योंकि आप रह रहे हो कसाई रोड पे। हाउस किधर है? कसाई रोड पे। और सिलेक्शन कहाँ का करने जा रहे हो आप? शंकर बाज़ार का। तो कहानी कुछ ऐसी है। लिख क्या रहा है? इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। इवन बोल लो, प्राइम नंबर बोल लो, आप इसका 2 ग्रेटर देन लगाओ तो 2 आ जाता, दिक्कत नहीं होती। इवन नंबर बस बोलो 4 आ जाता, 6 आ जाता। लेकिन अगर वो यही लिखता तो फिर इसकी डिफिनीशन वो बोलता क्या है? आ सेट विच कंटेन्स नो एलिमेंट्स विद इन इटसेल्फ। इसीलिए क्योंकि उसके विद इन में कोई एलिमेंट्स आना भी नहीं चाहिए ना स्टूडेंट्स। तो समझ गए आप मेरी बात को। तो इस तरीके से आप फिनिश करते हो एम्प्टी सेट। तो ये फिनिश हो गया, समझ भी गए। अब बात करते हैं सेकेंड एलिमेंट की, सेकेंड सेट की। तो अगर मैं सेकेंड सेट की बात करूँगा दैट इज़ कॉल्ड ए सिंगलटन सेट। नाम ही से देखो पता चल रहा है आप ही की तरह बिहेव कर रहा है, कुछ आप ही की तरह। तो सेकेंड है आपके पास सिंगलटन सेट, समझ गए होंगे कुछ लोग। सिंगलटन सेट की डिफिनीशन ये कहती है स्टूडेंट्स कि a set which contains only one element within itself, a set which contain one element within itself, one element within itself, एक ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट हो, दैट इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट। सिंगल पर्सन है यार, समझ रहे हो आप? हाँ। अगर मैं इस सेट की डिफिनीशन लिखूं, जैसे मैंने लिख दिया x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x बिलोंग्स टू 0, x तो 2। चेक कर लो, 0 और 2 के बीच में एक लौता एक नंबर ऐसा है, वो है 1, इसलिए कहते हैं नंबर 1 बनो। तो नंबर 1 देखो बन गए, एक ही एलिमेंट आ गया, समझो। तो नंबर 1 बनो पढ़ाई में। हाँ, तो ये आपके पास आ गया। फिर आपके पास सेकेंड आते हैं, सेकेंड आ जाते हैं x सच दैट x इज अ इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर। चेक करिए किसमें जो एलिमेंट्स आ जाएंगे वो क्या आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे। सिर्फ एक ही एलिमेंट है तो क्या बन जाता है आपके पास? 2 आ जाता है। तो इस तरीके से जितने भी आपके पास मिलेंगे सेट जिनमें सिर्फ एक एलिमेंट हो, दैट इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट। मुझे नहीं लग रहा है इसमें और कुछ करना है, सीधे सेट को देखो, चेक करो कि इसका जो एलिमेंट लिख रहा हो अगर सिर्फ एक एलिमेंट है दैट इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट। कोई एलिमेंट नहीं है, एम्प्टी सेट। ठीक है, तो ये हो जाता है सिंगलटन सेट। अगर मैं इसी के ऊपर की बात करूँ नंबर 3 के, कि नंबर 3 कौन सा सेट होगा, तो ज़रा चेक करिएगा कि जो नंबर 3 सेट होगा स्टूडेंट्स वो कुछ और नहीं, वो होगा आपके पास फाइनाइट सेट। क्या होगा? फाइनाइट सेट।
फाइनाइट सेट आप उस सेट को कहते हो जिसके एलिमेंट्स को आप लिख पा रहे हो, काउंट कर पा रहे हो, लिस्टेड कर पा रहे हो। तो अगर आपको बोला जाए कि किन सेट्स को आप बोलोगे फाइनाइट सेट, तो सिंपल है, आ सेट whose elements are countable, whose elements are countable, लेबल्ड बोल सकते हैं इसको आप, लेबल्ड, इसी को लिस्टेड बोल सकते हैं। इज कॉल्ड फाइनाइट सेट, इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। चेक करिएगा, कोई खास मैंने डेफिनेशन नहीं बोला, सिंपल सा बोला, आ सेट हुज एलिमेंट्स आर काउंटेड, आर लेबल्ड, आर लिस्टेड। मतलब जिनको आप लिस्ट कर पा रहे हो, लिख पा रहे हो, लेबल्ड कर पा रहे हो, गिन पा रहे हो, खास बात ये है। और जिनके एलिमेंट्स आप गिन पा रहे हो सेट के अंदर, दैट इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट। एक सेट के अंदर नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स हैं वो जो गिन सकते हो, 1 2 3 4 5 10 तक, 5 15 तक, 100 तक, 2000 तक, ऐसे तक नो इनफाइनाइट हो जाएं, दैट इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट। अब यहाँ पर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे इसमें, दैट इज कॉल्ड अ कार्डिनल। तो अगर आपको बोला जाए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट सेट, इन अ फाइनाइट सेट, ये एक ज्ञान की बात हो गई रिमार्क में, इन अ फाइनाइट सेट इज कॉल्ड कार्डिनल, कार्डिनल ऑफ फाइनाइट सेट। आगे बात समझ में। फिर दूसरा ज्ञान की बात यह है कि एम्प्टी सेट ऑलवेज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट, एम्प्टी सेट ऑलवेज फाइनाइट सेट, यह हमेशा फाइनाइट सेट होता है। कितने एलिमेंट्स हो गए, 0 तो गिन नहीं तो सकते हो। फिर अगर अगली बात करें सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट आल्सो अ फाइनाइट सेट। तो ये 3 चीज़ें आपको ज्ञान की बात यहाँ पर मिल गई। अब मैं एग्जांपल लिख दूँ तो आप समझ पाओगे। ए इज इक्वल टू मैंने लिख दिया एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। पावर कितनी है, 2 है। इसके नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने निकलेंगे, 2। इसको सॉल्व करिएगा तो इसमें 2 एलिमेंट्स आएंगे, फैक्टर करने के बाद एक 1 आएगा एक 2 आएगा। चेक करो, गिन पा रहे हो, तो जो गिन पा रहे हो इसी वजह से फाइनाइट सेट है। अगर कार्डिनल की बात करूँ तो एन ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2। आर्डर की तरह होता है कि आर्डर ऑफ फाइनाइट सेट जो आपने बता दिया, किन सके इनके एलिमेंट्स को काउंटिंग कर सके, वो क्या है, कार्डिनल है। तो नंबर ऑफ ए की वैल्यू कितनी हो गई सेट में, 2 हो गई, 1 2 हो गई। आगे बात समझ में। तो इस तरीके से आप क्या पढ़ते हो, फाइनाइट सेट पढ़ते हो। सिंपल है, चेक कर लो, जिनके एलिमेंट्स को गिन सकते हो दैट इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट। एग्जाम्पल ऐसे बहुत सारे देखोगे आप कि आप सेट फॉर्म करो, उसके नंबर आप एलिमेंट्स गिन लो तो क्या कहलाएगा, फाइनाइट सेट कहलाएगा। मैं भी सारी चीज़ें क्लियर होंगी आपकी ये चीज़ें। अब आपके पास जो अगला है स्टूडेंट्स, थोड़ा हंस लिया करो, मुस्कुरा लिया करो। हाँ, पढ़ते समय 11th की मैथ पढ़ रहे हो तुम लोग, समझ पा रहे हो। मतलब आप समझो कि आप 11th से 12th में आ गए हो ना, अचानक से भौकाल आता है अंदर से, अब तो 10 पास। एक बोर्ड का एग्ज़ाम दे चुके हो, वो अलग बात है कि इस बार नहीं दे पाए हो, बट ठीक है, अलग से फेल तो आ ही जाता है। अपना तो 10 पास है अब तो। हाँ, कॉलर जो है ना खड़ी हो जाती है अब तो, ये तरीके। हाँ, तो सही है, टसन रखो अपने अंदर, लेकिन पढ़ाई भी ज़रूरी है, तो पढ़ाई करते जाना, ठीक है ना। तो ये फाइनाइट सेट हो गया। अब अगला जो इसके पास 4th सेट होता है वो दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। क्या कहलाते हैं स्टूडेंट्स, इनफाइनाइट सेट। तो जैसे हमने समझ रखा है कि फाइनाइट सेट, वैसे इनफाइनाइट सेट होगा सर, बिल्कुल इनफाइनाइट सेट। क्या बोलेगा, अ सेट हुज एलिमेंट्स आर नॉट काउंटेबल, लेबल्ड, लिस्टेड। मतलब ये कि वो सेट जिसके एलिमेंट्स को आप गिन ना सको, आर नॉट काउंटेबल, लिस्टेड, लेबल्ड, इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट, इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। ये मैथ है। जब मैथ में आप जाते हो ना तो मैथ का समझना होता है उसका कॉन्सेप्ट।
कॉन्सेप्ट जब समझ लेते हो तो उसकी डिफिनीशन ऑटोमेटिक बन जाती है, उसके लिए ज़्यादा प्रेशराइज नहीं होते, याद नहीं करना स्टार्ट कर देते हो सर हम तो ऐसे याद करेंगे, वो याद करना अलग हो गया। समझो राजा राणा बीटीएस स्टूडेंट्स, आप यही चीज़ मैं आपको पूरा 10th समझाते चला आया हूँ। अब अगर वही चीज़ 11th में करने लग गए तो कोई मतलब है नहीं फिर तो जेडी सर के साथ मैथ पढ़ने का। समझो इस बात को, तो समझ गए हम इनफाइनाइट सेट का मतलब क्या होता है, जिनके एलिमेंट्स आप गिन ना सको। समझो इस बात को, तो इनके एलिमेंट्स गिन ना सको दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट, मतलब जिनके एलिमेंट्स को आप लिस्ट ना कर सको एक करली ब्रैकेट के अंदर में, मतलब कि वो बहुत सारे एलिमेंट्स हो, इतने सारे कि तुम गिन ही ना सको। मतलब कैसा, जैसे बताए दे रहे हैं एग्जाम्पल में, जैसे ए लिख दिया हमने कि ए सेट इज इक्वल टू है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, और वो मैंने एक्स बिलोंग करवा दिया 1 से 3। चेक करो बिटवीन 1 and 3 भी है नंबर ऑफ इन्फिनिटी रेशनल एंड इरेशनल, एंड कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड अ रियल नंबर। मतलब ये कि 1 और 3 के बीच में आपके पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ सकते हैं इनफाइनाइट। क्या लिस्ट लिख सकते हो? नहीं लिख सकते। तो इस तरीके का जो सेट होता है वो क्या कहलाता है? इनफाइनाइट सेट। नंबर सेकेंड, ए इज इक्वल टू रियल नंबर, नहीं लिख सकते, ये इनफाइनाइट सेट है। थर्ड, सेट ए इज इक्वल टू होल नंबर, अगर लिखने जाओगे तो आप थक जाओगे, ये 0 माइनस, ये प्लस का 1 प्लस का 2 ऐसे करके इधर जाएगा, माइनस के नंबर इधर जाएंगे। होल नंबर है, 0 से स्टार्ट होकर के कहाँ तक जाएगा? ये हो जाएगा। तो जितना आपने नंबर सिस्टम पढ़ा था ना, नेचुरल नंबर इनफाइनाइट सेट, होल नंबर इनफाइनाइट सेट, इंटीजर इनफाइनाइट सेट, रेशनल इनफाइनाइट सेट, इरेशनल इनफाइनाइट सेट, रियल नंबर इनफाइनाइट सेट, फ्रैक्शन नंबर इनफाइनाइट सेट, इनके एलिमेंट्स आप काउंट नहीं कर सकते राजा बेटा रानी बेटी यारो, ये सभी के सभी क्या हैं? इनफाइनाइट सेट है। क्योंकि इनके एलिमेंट्स को आप काउंटिंग नहीं कर सकते हो, ना ही इनको लिस्ट कर सकते हो, तो इस वजह से। अब इनका तब आप कार्डिनल थोड़ी निकाल पाओगे। तो कार्डिनल किसका निकलता था स्टूडेंट्स? कार्डिनल निकलता था आपके पास फाइनाइट सेट का। समझ गए ना? ठीक है, तो समझदार बच्चे हो आप लोग। तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट सेट। अब इसके बाद जब हम समझते हैं तो 2 सेट को समझते हैं एक साथ, जो कि इसका टाइप ऑफ सेट का लास्ट टाइप्स होंगे। तो 4 तो ऑलरेडी कर चुके हो आप, तो खुश हो गए, इतना है पढ़ना है, इतना ही पढ़ना है। हम ही पढ़ाते हैं ना, तो इतना ही पढ़ाते हैं, सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। अब क्या चाहिए मैथ में तुमको? फिर तो हाँ यही तो चाहिए। और आप 2 सेट्स आपके पास 4 ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं। अब दोनों को एक साथ समझेंगे। इक्विवेलेंट सेट एंड नंबर 6 इक्वल सेट। दोनों का साफ साफ कहना एक सिंपल सा बात है कि इफ़ वी हैव 2 नॉन एम्प्टी सेट, अगर हमारे पास 2 नॉन एम्प्टी सेट हों, आप एम्प्टी सेट भी लिख सकते थे, लेकिन होता क्या है कि दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो सेम यहाँ पर है, तो उनमें आप चेक ही कर सकते हो कि दोनों का कार्डिनल सेम ही है। इफ़ वी हैव 2 नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी, यहाँ पर भी सेट्स कौन है? ए एंड बी। इसकी प्रॉपर्टी सिर्फ इतनी है कि फिर कार्डिनल आर सेम। अगर इतना हो जाएगा देन ए एंड बी आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट, आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट। सिंपल स्टूडेंट्स, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है ना? इधर क्या है? 2 प्रॉपर्टी हैं। पहले तो नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ बी, कार्डिनल सेम है। एंड नंबर सेकेंड, all elements of set A, all elements of set A also belongs to the set B, and similarly all elements of set B belongs to the set A students। दोनों के एग्जाम्पल देख लो, डिफरेंस समझ में आ जाएगा। 1 2 3 हो गया स्टूडेंट्स, एंड बी इज इक्वल टू हो जाएगा 4 5 6। अब चेक करिए कि नंबर ऑफ कार्डिनल इज 3 एंड नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 3। ये का इक्विवेलेंट सेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। बट जब इक्वल सेट में देखोगे तो पहली प्रॉपर्टी देखो सेम है, बट सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोला कि जितने सेट ए पे एलिमेंट्स हों वो सब के सब कहाँ से होने चाहिए? बी से। अब बी के सभी कहाँ होने चाहिए? ए पे। चेक करिएगा, 1 है इसमें, क्या 1 है इसमें? नहीं। 2 है इसमें, क्या 2 इसमें है? नहीं। 3 नहीं। 4 इसमें, 4 इसमें है? नहीं। इसमें 5 इसमें है? नहीं। 6 है इसमें, 6 नहीं है।
तो जब इस तरीके के एलिमेंट्स आप लिखते हो तो इसमें ये प्रॉपर्टी कंटेन नहीं करती। इस वजह से ये जो सेट है ये इक्विवेलेंट तो है लेकिन इक्वल सेट नहीं है। इक्वल सेट कैसे नज़र आएंगे ज़रा चेक करिएगा। मैंने लिख दिया 1 2, यहाँ पर बी की वैल्यू मैंने लिख दिया 2 1। चेक करो कि नंबर ऑफ ए की वैल्यू क्या है 2 है, नंबर ऑफ बी की वैल्यू क्या है 2 है, कार्डिनल सेम है। और चेक कर लीजिएगा, पहली प्रॉपर्टी हो गई और सेकंड प्रॉपर्टी चेक कर लो कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए बिलोंग्स टू द सेट बी, बिलोंग्स टू द सेट बी, एंड सेकंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी बिलोंग्स टू द सेट ए। अगर ऐसा हो जाता है तो दिस इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू द बी। दोनों प्रॉपर्टी कंटेन कर गया। जब भी कोई सेट स्टूडेंट ऐसी प्रॉपर्टी कंटेन कर जाए कि कार्डिनल सेम हो और उनके जो एलिमेंट सेट ए पे हैं वही बी पे हो जाए, कोई भी दो सेट्स हों ऐसा कि दोनों के एलिमेंट्स भी वही हों और कार्डिनल सेम हो, तो वो सेट्स क्या कहलाएंगे, इक्वल सेट्स कहलाएंगे। और आपके एनसीईआरटी पे इक्वल सेट्स हैं, आपको 5 6 7 सेट्स दे देगा ग्रुप में और बोलेगा सिलेक्ट हाँ दी सेट्स में से कौन से सेट्स हैं जो इक्वल सेट्स हैं। इक्वल सेट्स कौन से होंगे, जिनके कार्डिनल सेम हो और जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में क्या स्टूडेंट सेम हो, वो क्या कहलाएंगे, इक्वल सेट कहलाएंगे। आप समझ चुके हो मेरी बात। तो ये आपके पास 6 टाइप्स ऑफ सेट्स थे। अब इनके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं, वो बोलते हैं कि टू चेक दैट गिवन सेट इज अ एम्प्टी सेट और नॉट सेट। तो मैंने आपको बताया कि आपको सिर्फ एक चीज़ चेक करना है कि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ रहे हैं। क्वेश्चंस कराने के तो मैं बहुत सारे करा दूंगा, हो जाएंगे, बट अगर कॉन्सेप्ट को कैच करना है तो जितना बताया गया उस हिसाब से आप करो क्वेश्चंस को। आपको बुक में मिल जाएंगे एनसीईआरटी RS अग्रवाल, अलग अलग टाइप से क्वेश्चंस बहुत सारे, जितना बताया उस हिसाब से आप सिलेक्ट करो। अगर आपको लगता है कि डाउट है सीधे मेंशन करो, मुझे कुछ डाउट नहीं है, मैं सीधे सीधे क्या बना लूँगा आपके पास एक नया वीडियो, उसमें सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लूँगा। बट आप ट्राई तो करो, इतना पढ़ने लेने के बाद भी तभी तो फ़र्क पड़ेगा ना कि JD सर ने पढ़ाया है क्या। समझो इस बात को ना प्यारे बच्चों। अभी नए 11th में आए हैं, कैचिंग पावर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करके आए हैं, तो हो जाएगा। तो ठीक है, ये हो जाएगा, तो ठीक है। तो आइए राजा और रानी बेटी स्टूडेंट्स, आज अब फिनिश करते हैं पार्ट 3 सेट का। हमने बोला था कि 4 पार्ट्स में करने हैं, तो 2 पार्ट्स ऑलरेडी फिनिश हो चुके हैं जिनमें आपने टाइप्स ऑफ सेट्स कर लिए हैं। अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट है जिसको हम पार्ट नंबर 3 कह रहे हैं, दैट इज़ अ पार्ट नंबर 3 इन विच वी डिस्कस अ सबसेट एंड सबसेट रिलेटेड कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले एक सिंपल सा बात हम आपको बता दें राजा रानी बेटी स्टूडेंट्स, कि जो सबसेट होता है वो आप समझो कि खुद में अपने आप एक सेट होता है। कि अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे किसी भी सेट को सबसेट फॉर्म करना होगा किसी दूसरे सेट का, तो उन दोनों सेट्स में एक रिलेशन ये है कि वो दोनों सेट में से एक जो दूसरे का सबसेट बनेगा वो सेट होना चाहिए। अगर वो खुद में सेट नहीं हुआ तो वो कभी भी किसी भी दूसरे सेट का सबसेट नहीं हो सकता। समझ गए ना मेरी बात। तो आपको जब भी डिस्कस करना होगा सबसेट, आपको लिखना होगा कि आपके पास 2 सेट हैं। तो जस्ट सपोज दैट वी हैव 2 सेट्स A एंड B। अगर 2 सेट्स हैं और अगर आपने इनमें ये बोला कि इफ़ सेट A इज कॉल्ड सबसेट ऑफ set B, तो this implies all elements of set A must be belong to the set of B। मीन्स कि अगर मैं किसी एक सेट को किसी दूसरे सेट B का सबसेट बोलूँगा ना स्टूडेंट्स, तो जिसको मैं बोल रहा हूँ कि वो सेट दूसरे का सबसेट है, तो सिंपल सा थॉट याद रखने आप कि जिस सेट को आप बोल रहे हो किसी दूसरे का सबसेट, तो जिस सेट को बोल रहे हो दूसरे का सबसेट, उस सेट के सारे एलिमेंट्स उस दूसरे सेट में
होने ही चाहिए जिसका सबसेट बोल रहे हो। इसीलिए बोला गया कि इफ सेट ए इज कॉल्ड अ सबसेट ऑफ बी, तो दिस मीन्स कि ऑल एलिमेंट्स सेट ऑफ ए मस्ट बी बिलोंग्स टू द सेट बी, तो दिस इम्प्लाइज सेट ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ये नोटेशन है, सबसेट का ये नोटेशन है जो ये कहता है कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए मस्ट बिलोंग्स इन अ सेट बी। तो क्या बुलाया जाएगा इसको सिंबॉलिक के फॉर्म में, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी बुलाया जाएगा। अगर बी की तरफ से बोलो तो क्या बुलाया जाएगा, बी इज अ सुपर सेट ऑफ सेट ए, सुपर सबसेट ऑफ सेट ए। जब ए की तरफ से बुलाया गया तो सबसेट ऑफ बी बुलाया गया, जब बी की तरफ से बुलाओगे तो बी इज द सुपर सबसेट ऑफ सेट ए आ जाएगा। तो ये तो इसका हो गया। इतनी बात किस तरीके से करते थे, एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूँ तो एग्जाम्पल आप देखें तो काफ़ी क्लियर समझ में आएगा। सेट ए की अगर मैं बात कर दूं कि 1 2 3 हैं और एक बी मैंने लिख दिया और उस बी पे मेरे पास एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6। चेक करिए आप ध्यान से कि जितने भी सेट ए के एलिमेंट्स हैं वो सब के सब किस में हैं स्टूडेंट, सेट बी में हैं। और जब कभी भी ऐसे दो सेट ले लो कि जिनमें से एक के सारे एलिमेंट बी में हो जाएं, तो उसका मतलब एक ही चीज़ होता है स्टूडेंट्स, वो ये होता है कि जिसके एलिमेंट्स किसी दूसरे सेट पे हैं दैट इज़ कॉल्ड अ सबसेट। तो इसका मतलब कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं, तो दिस इम्प्लाइज ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। इस तरीके से आप चेक करते हो क्या होगा, सिंस ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ सेट ए बिलोंग्स इन सेट बी, तो दिस इम्प्लाइज सेट ए इज कॉल्ड अ सबसेट ऑफ सेट बी। तो इस तरीके से आप चेक करते हो सबसेट। इसके आगे थोड़ा सा एक दो चीज़ें और डिस्कस करते हैं। वो ये डिस्कस करते हैं कि जब आपको ये चीज़ें पता चल जाएं कि आपके पास ये पता चल गया कि एक आपके पास सबसेट जो है वो आपके पास बन चुका है किसी दूसरे सेट का सबसेट, तो स्टूडेंट्स हमने सीख लिया ये कि सबसेट होता क्या है, कि एक सेट दूसरे सेट का सबसेट तभी बनेगा जब उस सेट के सारे एलिमेंट्स किसी दूसरे सेट पे आ जाएंगे तब। तो अगर मैं आपको ये बोल देता हूँ कि ए इज़ कॉल्ड सबसेट ऑफ अ बी, तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो गया, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। अगर मैं आपसे बोल देता कि ए इज़ नॉट सबसेट ऑफ बी, तो सिंबल जो इसके लिए यूज़ करते वो ये यूज़ कर लेते। अब बात ये नहीं है कि हम ये समझ गए कि ए इज़ कॉल्ड सबसेट ऑफ बी, तो सिंबल फॉर्म ये और सिंबल फॉर्म ये नॉट का। बात ये है स्टूडेंट्स कि जो अब हम ये समझने वाले हैं कि इन्हीं सबसेट में से सेट ए के कुछ ऐसे होंगे जो कि क्या कहलाने वाले हैं, प्रॉपर सबसेट। तो अगर मैं आपसे बात बोलूं कि a subset A of a set B is called proper subset of a set B। चेक करिए क्या मैंने बोल दिया, a subset A of a set B, जो एक सबसेट A था B का, वही सबसेट अब प्रॉपर सबसेट ऑफ B में कब कन्वर्ट हो रहा है, इफ A डज नॉट इज इक्वल टू B। मतलब ये कि अगर आपने ये सिंबॉलिक यूज़ किया कि A इज़ द सबसेट ऑफ B, तो अगर इसका ये वाला फॉर्म आप हटा दो जिसमें इक्वल का साइन है, तो दैट इज़ कॉल्ड अ प्रॉपर सबसेट ऑफ अ बी। तो इसका जो सिंबॉलिक फॉर्म हुआ वो ये हो गया। ये क्या कहलाता है कि ए इज़ कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ अ बी, इज़ कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ अ बी। मतलब आपको सिर्फ एक चीज़ है कहनी है ये कि उन दोनों सेट में से अगर एक सेट ए के सारे एलिमेंट्स बी में तो हों, लेकिन सेट के सारे एलिमेंट्स वही ना हों जो सेट बी में है, तो वो क्या कहलाएगा, उसका प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। जैसे मैं एग्जांपल आपको बोलूँ, ए इज़ इक्वल टू 1 2 लिख लो,
और b इज इक्वल टू आप 1 2 3 लिख लो, सिंपल सा है। चेक कर लो 1 2 जो आ रहे हैं वो b से आ रहे हैं, तो a जो हो गया वो सबसेट b का आया। अब उन्हीं सबसेट में से प्रॉपर सबसेट कौन सा बनना है, अगर 1 2 जो हैं के जो नंबर्स हैं कार्डिनल 2 है, इसका 3 है, मतलब इसका कार्डिनल इससे कम आ रहा है, तो अगर इसके नंबर ऑफ एलिमेंट सेम उतने नहीं हैं जितने बी में हैं, तो सिंपल सा है कि जो ए कहलाएगा वो प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। मतलब अगर 1 2 3 इसमें थे, 1 2 3 इसमें होते तो प्रॉपर सबसेट नहीं कहलाता। प्रॉपर सबसेट कब तक कहलाएगा, जब खुद में सबसेट तो हो, और जब खुद में सबसेट हो तो उसके जो एलिमेंट्स हों वो कम ही हो किससे, उस जिस सेट का सबसेट बना रहे हो। दिस इसमें 1 2 बस है, इसमें 1 2 3 है, 1 2 इसके इसमें आ रहे हैं, इस वजह से सबसेट हुआ। अब 1 2 के जो वैल्यू है 1 2 3 के नंबर से कम है, इसी वजह से ये प्रॉपर सबसेट हुआ। बस इतना सा है ये प्रॉपर सबसेट। तो अगर मैं आपसे डिस्कस कर लूँ कि इन्हीं सब में अगर आपके पास सबसेट और प्रॉपर सबसेट चेक करना हो तो जरा मुझे बताइएगा। पूरा का पूरा अपने क्लास 9th तो अब ध्यान नहीं होगा फ़िलहाल, लेकिन अगर मैं रिलेट करूँ आपको वहाँ से तो आपको चीज़ें बहुत अच्छी जानने को मिलेंगी। चेक करना चाहो तो ज़रा चेक करिएगा कि आपके पास नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर है और रियल नंबर है, और इसी में मैं रेशनल नंबर लिख देता हूँ। चेक करिएगा ध्यान से कि जो नेचुरल नंबर होगा वो सबसेट होगा कि प्रॉपर सबसेट होगा। चेक करिएगा कि नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, होल नंबर 0 से। इसका मतलब है कि जो नेचुरल नंबर पे नंबर एलिमेंट्स होंगे वो कम ही होंगे होल नंबर से, तो प्रॉपर सबसेट हुआ। ये प्रॉपर सबसेट i का हुआ, ये q का हुआ और ये रियल नंबर का हुआ। तो इस सीक्वेंस से आप चलते हो। तो अगर कभी भी आपको सबसेट प्रॉपर्टी चेक करनी हो आना नंबर सिस्टम में तो ये सीक्वेंस होता है। नेचुरल नंबर इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ होल नंबर इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ इंटीजर इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ रेशनल नंबर इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ रियल नंबर। अगर रियल नंबर की बात करो इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि 11th में आप पढ़ोगे आगे चैप्टर्स में, इसीलिए इसका डिस्कस नहीं है कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो इस तरीके से आप चेक करते हो क्या कि जो सबसेट और प्रॉपर सबसेट होता है वो। अब अगर मैं इसके आगे के कुछ प्रॉपर्टीज़ इसी के ऊपर बेस आपको बताऊं तो वो प्रॉपर्टीज़ आपके पास इस बात से रिलेट करेंगी, जरा देखिएगा। प्रॉपर्टीज़ हैं ये, कुछ चीज़ें हैं जो कि आपके पास जानना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 ये कि एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एवरी सेट ए इज़ अ सबसेट ऑफ, एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। चेक कर लीजिए कि हर एक सेट खुद का क्या होगा, सबसेट होगा। प्रूफ करना है, चेक कर लीजिएगा। प्रूफ कुछ करना नहीं है, केवल लिखना है। लेट गिवन सेट इज अ ए, लेट गिवन सेट इज इक्वल टू ए। सपोज करिए कि आपको सेट ए दे दिया गया। सबसेट की कंडीशन क्या होती है ज़रा बताइएगा। सबसेट की कंडीशन सिर्फ ये होती है कि जो सबसेट बनता है उसके सारे एलिमेंट्स जिसका वो सबसेट हो रहा है उसमें बिलोंग करे। ज़रा चेक करो कि यहाँ पर आपको क्या मिलेगा कि सिंस ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए मस्ट बी बिलोंग्स इन सेट ए। श्योर है कि जब वहीं के एलिमेंट ले रहे हो तो वहीं पे बिलोंग तो करेंगे। और अगर ऐसा कर पाए तो दिस इम्प्लाइज ए इज़ अ सबसेट ऑफ ए। हो गया, हेंस प्रूव्ड हो गया। तो ये जो लैंग्वेज लिखे हो कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ये हो गया। फिर अगर मैं बात कर दूं इसी पे कि एवरी एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ ऑल सेट्स। एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ ऑल सेट्स या एवरी सेट्स, सबसेट ऑफ एवरी सेट। चेक कर लीजिएगा। अगर मैं आपसे बोल दिया कि A इज इक्वल टू एम्प्टी सेट गिवन है और B एक कोई भी सेट आप ले लो, B इज़ अ गिवन एनी सेट, B इज़ अ एनी गिवन सेट का मतलब एक सिंपल सा मतलब हो गया कि वो एम्प्टी भी हो सकता है और नॉन एम्प्टी भी। अगर ये एम्प्टी ले लिया तो चेक करिए इसके सारे के सारे एलिमेंट्स इसमें तो आ ही जाने हैं, दोनों में कोई एलिमेंट्स है ही नहीं। जब कोई एलिमेंट्स नहीं है तो एक एम्प्टी सेट, किसी अभी बोल के आए एम्प्टी सेट मस्ट बी इज़ द सबसेट ऑफ एम्प्टी सेट, हो ही जाएगा। लेकिन अगर इधर नॉन एम्प्टी सेट ले लिए तो चेक करिएगा कि सिंस ऑल एलिमेंट्स
all elements of set A must be belongs in set B, must be belongs in set B। और क्यों ऐसा हो रहा है? बिकॉज ऑफ सेट A हैज़ नो एलिमेंट, बिकॉज ऑफ सेट A हैज़ नो एलिमेंट्स, क्योंकि सेट A के पास कोनो एलिमेंट्स है ही नहीं। और जब सेट A के पास कोई एलिमेंट्स नहीं है तो उसके एलिमेंट्स किसी में बिलोंग करें या ना करें उससे क्या फ़र्क पड़ना है? तो ज़रा बताइएगा एक सिंपल सा बात, अगर इन दोनों को आप रिलेट करो तो आपको क्या पता चल जाएगा कि फाई इज़ द सबसेट ऑफ A, सबसेट ऑफ B। ये कब? जब B भी एक एम्प्टी सेट लो, और फाई इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ B कब? जब B क्या हो जाए? नॉन एम्प्टी सेट हो जाए। तो ये सबसेट बन गया कब? जब B भी क्या हो? एम्प्टी सेट हो तब के केस में। और ये कब बन गया प्रॉपर सबसेट? जब B क्या हो जाए? B इज़ अ नॉन एम्प्टी सेट हो जाए तब का केस है। तो इस तरीके से आप क्या डिस्कस कर लेते हो? ये दो प्रॉपर्टीज़। एक प्रॉपर्टी और होती है कि जब वो बोलते हैं कि नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एनी सेट A, तो जरा चेक करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। इसका प्रूफ भी है बट इसका प्रूफ बाइनोमियल से है। बाइनोमियल प्रूफ अभी आपने पढ़ा नहीं है तो इसका डिस्कशन करना प्रूफ में कोई ज़्यादा सही है नहीं है। तो जैसे बाइनोमियल पढ़ेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। तो लेट A हैज़ अ एलिमेंट्स, लेट A हैज़ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू n, देन नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 की पावर n। ये सबसेट्स हो गए। और अगर नंबर ऑफ आपको प्रॉपर सबसेट चाहिए, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट से चाहिए तो आपको क्या मिल जाएगा? 2 की पावर n माइनस 1। वो जो A इज इक्वल टू B वाला आ रहा है, A इज इक्वल टू A के, उसको आपको क्या कर देना होगा? बाहर। तो नंबर आप क्या निकल आएंगे? आपके पास सबसेट निकल आएंगे। अब इसके ऊपर अगर मैं एक एग्जांपल आपको कराऊं तो ज़्यादा बेटर समझोगे। वो लिखते कैसे हैं सबसेट वो आपको समझ में आ जाएगा, दिक्कत नहीं है। तो इसी के ऊपर अगर मैं आपसे बोलूं कि क्वेश्चन है आपके पास सेट A इज इक्वल टू 1 2, कितने एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट्स हैं। तो अगर मैं नंबर ऑफ सबसेट आपसे बोलूं कि नंबर ऑफ सबसेट बताइएगा तो कितने बनेंगे? 2 की पावर 2 बोले तो 4। और मैं अगर आपसे बोलूं स्टूडेंट्स नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट तो कितने बनेंगे बताओगे आप? तो प्रॉपर ऑफ नंबर सबसेट बन जाएंगे 2 की पावर 2 माइनस 1 तो 3 आ जाएंगे। कौन कौन से बनेंगे वो ज़रा चेक कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ सबसेट में सबसे पहले एम्प्टी सेट आ जाना है, फिर सिंगलटन सेट आ जाना है क्योंकि खुद में सेट होना ज़रूरी है, 2 आ जाना है, सबसे लास्ट में ये आ जाना है। तो ये क्या हो गए? नंबर ऑफ सबसेट हो गए। अब इन नंबर ऑफ सबसेट में से एक ऐसा सबसेट होगा जो इसी के इक्वल दे रहा होगा। अगर उसको हम बाहर कर दें तो जो बाकी बचे नंबर्स होंगे, सबसेट्स होंगे, वो क्या कहलाएंगे? प्रॉपर सबसेट। तो कौन कौन से हो गए? 5 1 2। तो ये जो आपके पास मिल गए इनको हम क्या बोल देते हैं? नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। क्या बोल देते हैं स्टूडेंट्स? नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट बोल देते हैं। तो इस तरीके से आप प्रॉपर सबसेट और सबसेट चेक करते हो किसी भी सेट A के। तो ये तो चलो हो गया, इतनी सी बात हमको समझ में आ गई। अब अगर मैं इसी के ऊपर एक क्वेश्चन और लिख लेता हूँ और आगे बढ़ें तो समझ में आएगी बात। मैं अगर आपसे बोलूँ कि आपके पास 2 सेट हैं, एक सेट A है और एक सेट B है। ज़रा ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ कि एक आपके पास सेट A है और एक आपके पास सेट B है। तो इफ़ वी हैव अ 2 सेट, इफ़ वी हैव 2 सेट्स, इफ़ वी हैव 2 सेट्स बोले तो A एंड B नॉन एम्प्टी सेट हैं और नंबर ऑफ A जो हैं इसमें एलिमेंट m है और नंबर ऑफ B जो हैं इसमें n है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट बताइएगा तो कितने बनेंगे? तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट बन जाएंगे 2 की पावर m। और अगर मैं इसका स्टूडेंट से लिखूं कि नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ B तो कितना मिल जाएगा? 2 की पावर n, प्रॉपर सबसेट ऑफ B। अब क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये कह रहा है वो आपसे कि जो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट हैं, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ B, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ B प्लस 56। मतलब ये कि जो A पे नंबर ऑफ सबसेट हैं वो 56 मोर देन प्रॉपर सबसेट ऑफ इन अ सेट A है।
यहाँ पर आप सबसेट बोल सकते हो, प्रॉपर से रिलेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर रिलेट भी करते हो तो कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि एक एक नंबर अगर आप कम भी कर देते हो तो वो बाद में क्या हो जाना है, बैलेंस हो जाना है, कैंसिल भी हो जाना है। तो अगर मैंने इससे आपको रिलेट किया तो क्या मिल जाएगा, 2 की पावर -1 इक्वल टू 2 की पावर -1 प्लस का 56। ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने क्या बोला था कि इफ़ नंबर ऑफ सबसेट और नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ अ सेट ए इज़ 56 मोर देन नंबर ऑफ अ सबसेट इन अ सेट बी और नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट इन सेट बी स्टूडेंट्स। तो ये आ गया, हमें वैल्यू m और n की चाहिए। इधर ले आते हैं 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n इक्वल टू 56। कॉमन ले लीजिए 2 की पावर n, तो 2 की पावर m माइनस n माइनस 1 बच जाएगा इक्वल टू 56। अब इस 56 को ब्रेक करते हैं, पहले इस फॉर्म में और फिर इस फॉर्म में। तो अगर ब्रेक करेंगे तो एक काम करते हैं, यहाँ पर 2 की पावर 3 माइनस 1 लिखना पड़ेगा, और इसलिए लिखना पड़ रहा है ताकि इस तरीके से रिलेट कर पाओ। तो 2 की पावर 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 7। तो बच क्या गया 2 की पावर 3। तो यहाँ क्या मिल जाएगा 2 की पावर n, 2 की पावर m माइनस n। कंपेरिजन किया जाए अगर तो यहाँ से कुछ रिजल्ट मिल जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 3 आ गई पहली बात, और m माइनस n इक्वल टू आपको मिल जाएगा 3। n की वैल्यू लिख दीजिए, तो m की वैल्यू क्या मिल गई, 6 मिल गई। तो इस तरीके से आप क्या निकाल लेते हैं, m और n। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके से आपको रिलेट करता है नंबर ऑफ सबसेट और नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट में। तो स्टूडेंट्स ये यहाँ तक तो बात हमको समझ में आ गई कि क्या करना था। अब इसी के आगे एक चीज़ और वो समझा देते हैं। वो समझाते क्या है कि अगर आपको सेट ए दिया है, क्वेश्चन समझ में आया होगा, इस तरह के क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा, बुक्स में मिल जाएंगे आपको, RD में भी, RS में भी और NCERT में भी 1-2 होंगे। इसके आगे का जो कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स वो ये है कि आपसे पूछता क्या है कि पावर सेट, क्या पूछ लेता है, पावर सेट ऑफ अ सेट ए। पावर सेट ऑफ अ सेट ए, किसी भी सेट जो ए गिवन है उसका पावर पूछ लेता है। तो अगर मैं आपसे बोल दूं कि गिवन सेट ए है स्टूडेंट्स, गिवन सेट ए है, अगर इस गिवन सेट ए का पावर सेट डिफाइन करना चाह रहे हो तो कुछ ऐसे डिफाइंड होगा कि पावर सेट ऑफ set A can be defined as a collection of all possible subsets in form of a set A। चेक करिएगा उसने क्या बोल दिया, और नोटेशन कैसे करते हैं, P ऑफ A का। और ये क्या होता है, पावर सेट इज कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट, जितने भी पॉसिबल सबसेट हों, प्रॉपर है इम्प्रॉपर है उससे कोई मतलब नहीं, प्रॉपर सबसेट्स ऑफ अ सेट ए इन फॉर्म ऑफ अ सेट। अगर आपको कोई भी सेट ए गिवन हो, उसके आपको प्रॉपर या प्रॉपर से मतलब नहीं, उसको टोटल सबसेट से मतलब, अगर उनको सेट फॉर्म पे लिख दो तो जो मिलेगा आपको सेट फॉर्म में दैट इज़ कॉल्ड अ पावर सेट। जैसे सपोज करिए मैंने ए इक्वल टू आप लिख दिया 1 2 3 लिख दिया। अगर मुझे इसके लिखने हो पावर सेट, तो पावर सेट पे जो एलिमेंट्स होंगे वो इसके जितने नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, 2 की पावर 3 8। तो जो नंबर ऑफ पावर सेट में एलिमेंट्स आएंगे वो भी कितने आ जाएंगे, 8। तो अगर आपको कभी भी ऐसा पूछा जाए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ए वो कितने होंगे, तो वो हो जाएंगे 2 की पावर n, जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उतने। अब इसका मैं निकालूं कि पावर सेट क्या बनेगा, तो ज़रा चेक करिएगा, वो बनेगा कि जितने ये लिखे गए हैं इन सब को क्या लिख दो आप सबसेट फॉर्म में। तो क्या मिल जाएगा 5 1 मिल जाएगा। अब इसको मत लिखो इस फॉर्म में, फिर क्या मिल जाएगा 2, फिर क्या मिल गया 3। अब 1 1 के हो गए, 2 2 के पेयर बनाइए तो 2 3 आ गया, फिर 1 3 आ जाएगा, ठीक है, 1 2 2 3 1 3। अब 3 3 का बना लीजिए तो 1 2 3 आ गई है। चेक करिए 8 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये अभी पावर सेट नहीं है, अभी ये किस में लिखे गए हैं, केवल और केवल सबसेट से लिखे गए हैं। अगर इसको पावर सेट में कन्वर्ट करना है तो इन्हीं सभी को किस में कन्वर्ट कर दो आप, इस सेट के फॉर्म में। तो दिस इज़ द कॉल्ड अ पावर सेट ऑफ अ सेट ए। तो इस तरीके से पावर सेट कैलकुलेट करते हो। तो जब कभी भी पूछा जाए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ
सब पावर सेट, तो कितने बनेंगे जितने आपके पास नंबर ऑफ सबसेट पॉसिबल थे। अगर इसके नंबर ऑफ सबसेट निकालने हैं पावर सेट के तो ये तो और ज़्यादा बनेंगे, कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 2 की पावर 8। इसके एलिमेंट्स की अगर बात करनी होंगे तो वो कितने होंगे जितने नंबर ऑफ सबसेट निकालते हो। तो इस तरीके से पावर सेट फिनिश करते हो। जाते जाते आपको इस टॉपिक में एक चीज़ और आपके पास है, वो ये है यूनिवर्सल सेट। तो अगर यूनिवर्सल सेट समझ लेते हैं तो ये एक तरह से पूरे तरह से क्या हो जाएगा, पार्ट फिनिश हो जाएगा कि हम समझ चुके हैं सबसेट किसे कहते हैं, पावर सेट किसे कहते हैं। अब क्वेश्चंस करेंगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो अगर यूनिवर्सल सेट समझे तो यूनिवर्सल सेट सिर्फ एक बात बोलता है, ये यूनिवर्सल सेट कि अ सेट इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल सेट, इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट in a given context, in a given context if this set contains all sets within itself। कम समझ में आया होगा, ज़रा देखिएगा। जैसे मैंने बोल दिया कि एक सेट है 1 2, एक सेट है आपके पास 3 4, एक आपके पास सेट है 5 6, और एक ऐसा सेट लिख दिया गया है जिसमें है 1 2 3 4 5 6। चेक कर लीजिएगा कि जो अपने में सभी सेट्स उस गिवन कंटेंट में कंटेन कर ले। चेक करिए कि 1 2 भी है इसमें, 3 4 भी है, 5 6 में से इकलौता ऐसा ये सेट है जो इन सभी सेट्स को कंटेन कर रहा है। तो ये जो डी बन जाएगा वो इन्हीं सभी सेट्स का क्या बन गया, यूनिवर्सल।